मुख्यमंत्री को आपने कठपुतली बना के बैठा दिया। अब नई व्यवस्था कायम हो गई कि दिल्ली के अधीन एक सीएस है और सीएस के अधीन मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल काम कर रहा है। अब मुख्यमंत्री नहीं है, कमाल हो गया। आप डेमोक्रेसी को कहां ले जा रहे हैं? राजतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, प्रजातंत्र में पेटी से और अब पर्ची से। प्रदेश की सियासत इस समय गर्म है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं ठीक समाचार नहीं है। हमारे साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था और अन्य विषय पर बातचीत के लिए कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल जी हैं। प्रहलाद जी, राजस्थान में जिस तरह का नारा बीजेपी ने दिया था, नहीं सहेगा राजस्थान, पूछे राजस्थान के बारे में। राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के कई प्रांतों में मोदी साहब ने राजनीति की एक नई कल्चर पैदा की। मैंने कई बार सार्वजनिक सभाओं में कहा है कि राजतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, प्रजातंत्र में पेटी से और अब पर्ची से। मेरी तकलीफ दूसरी है। अब तक ये कहा जाता था कि एक मुख्यमंत्री होता है स्टेट में जिसको जनता दल को बहुमत देती है, वो मिलकर मुख्यमंत्री चुनते हैं। मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए एक मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल और विधायक दल मिलकर बहुमत का आंकड़ा तय करते हैं। क्या है आप पत्रकार है ना? आखिर इन चीजों से राजस्थान की जनता को वाकिफ कौन कराएगा? आखिर हो क्या गया? अब मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री के नीचे मंत्रिमंडल नहीं है। अब नई व्यवस्था कायम हो गई कि दिल्ली के अधीन एक सीएस है और सीएस के अधीन मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल काम कर रहा है। कमाल हो गया। डेमोक्रेसी को कहां ले जा रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री को आपने कठपुतली बना के बैठा दिया। चीफ सेक्रेटरी सीधा दिल्ली को अमित शाह को रिपोर्ट करेगा, नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करेगा, या कोई इस राजस्थान सेल करके और गुजरात सेल करके और मध्य प्रदेश सेल करके एक ऑफिस बना दिए, उनमें एक आईएएस बैठे हैं, वो सीधा रोज डे बाय डे की कोऑर्डिनेशन करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए स्वच्छ परंपराएं नहीं। और फिर जब इस प्रकार की व्यवस्था चल रही हो तो उस व्यवस्था से राजस्थान को ठीक करने की क्या उम्मीद करेंगे जब मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार ही नहीं है? मुख्यमंत्री अपनी पावर का, अपनी ऑथोरिटी का इस्तेमाल करना जानता हो कि इस भरोसे के साथ कि मुझे राजस्थान की जनता ने मैंडेट जनादेश देके बनाया और मेरी संपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व मेरा आम आदमी के प्रति, राजस्थान के प्रति। सीएस का राजस्थान के प्रति क्या उत्तरदायित्व? सीएस का उत्तरदायित्व सरकार के प्रति। आपने तो सीएस को सरकार का मालिक बना दिया। वो तो सीएस बचा ही नहीं, वो दिल्ली का एक वो गवर्नर हो गया, एक तो इनडायरेक्ट। बड़ी विचित्र स्थितियां, और ये स्थितियां मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और इसीलिए इन परिस्थितियों में कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की जो मुहिम चला रही है, मैं समझता हूँ पूरे देश को उसको समझना चाहिए। हाड़ोती को लेकर हमेशा आप मुखर रहे हैं, तमाम बयान आपके आते थे। किस तरह का दबाव इस समय वहाँ की जनता महसूस कर रही है, क्योंकि तमाम भ्रष्टाचारों को आपने बीच में उजागर किया? देखिए, मैं भजनलाल जी कभी व्यक्तिगत मिल पाएंगे, मैं तो खैर मिलने उलने की चेष्टा नहीं करता हूँ। कहीं मिले तो मैं उनसे कहूंगा कि आखिर ठीक करिए भाई, पुलिसिंग है ही नहीं। वहां लोकसभा अध्यक्ष का ओएसडी है, वो सारी पुलिसिंग उसके हिसाब से चल रही है। कोई आईएएस नहीं, कोई आईपीएस नहीं, सारा सिस्टम ही। और उस सिस्टम के चलते हुए भजनलाल जी, एक आदमी की हाजिरी भरो और जनता को लूटो। आप जाके देखिए क्या त्राइमाम हो रहा है। कोई फरियादी नहीं, कोई मुलजिम नहीं, कोई तफ्तीश नहीं। जो बिरला जी के ओएसडी ने, उनके दफ्तर के हुजूरिया किस्म के लोगों ने जो कह दिया वो फाइनल है। ये न्याय की परंपरा नहीं है। आप किस दिशा में राजस्थान को ले जा रहे हो? और आप सत्ता के नशे में चंद दिन ये परंपराएं स्थापित कर दोगे तो कल सत्ता बदलेगी और इन परंपराओं पर हम चले तो अस्थमाई बीमारी हो जाएगी आप लोगों को। भाई, किस दिशा में हाँक रहे हो? आप समझ रहे हो क्या कि सूरज आपका कभी अस्त होने वाला नहीं है? बहुत गलत परंपराएं। कोटा में पुलिसिंग खत्म हो गई, अपराधी बेखौफ हैं। ओएसडी के चैम्बर में एक तरफ पुलिस के सिपाही बैठते हैं, दूसरी तरफ शहर के टॉप क्रिमिनल्स बैठते हैं, और वहां बैठकर सारी प्लानिंग होती है, किसकी जमीन हत्या नहीं, किसका क्या करना है, किसका क्या करना है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां। और वहां तो एसपी, आईजी, डीआईजी किसी की कोई ओएस ही नहीं है, कुछ नहीं। कोटा से शिक्षा मंत्री आते हैं मदन दिलावर। अभी शिक्षा के स्तर पर तमाम तरह की चर्चा हुई, पाठ्यक्रम बदलने की बातें हो रही है, इतिहास बदलने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। देखिए, इतिहास बदलने की जो चेष्टा करता है वो विरासत का खून करता है। हो सकता है राजनीतिक विचारधारा आपकी अलग हो और जो भारत का
एक अलग विचार का इतिहास है, वो आपको भाता नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मिटा दो। इतिहास अपने आप में विरासत है, और जिन मुल्कों के पास विरासत नहीं है वो भौतिक विकास कर ले, नैतिक विकास नहीं हो पाता। और इसलिए इतिहास जो कुछ भी है, जो कुछ सच्चाई आपको गले ना उतरे, इसका मतलब थोड़ी है कि वो गलत हो गया है। आखिर जिन कांग्रेस के लोगों का इस मुल्क की आजादी के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय विचार की आग फूंक कर इस मुल्क में खड़ा किया, उसमें से ही आजादी का रास्ता बना। और उसके जो नायक जो भी थे, आप उनके चरित्र को किसी भी प्रकार से आक्षेपित करके और सोशल मीडिया में और कहां ले जाना चाहते हो देश को? क्यों मोनूमेंट खराब कर रहे हो देश के? आपको और कुछ पढ़ाना तो पढ़ाइए, आपका विचार देश को गले उतरेगा तो उतर जाएगा। वैसे भी आपने झूठ बोलकर भ्रम में देश को लाकर खड़ा कर ही दिया कि आप ही जैसे कोई एक सशक्त विचार है इस मुल्क का। सामाजिक सौहार्द की होली जलाकर कभी कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसका उदाहरण हमने देखा है पाकिस्तान में, जहां कट्टरता है, कट्टरता ही उसको जर्जरता के निकट ले गई है। सहिष्णुता, उदारवाद और प्रोग्रेसिव नेचर, इस पर हिंदुस्तान को क्या बाखड़ा नागरिक, क्या एम्स, क्या IITs और क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ जवाहरलाल नेहरू रह गए, तो आज उसी बुनियाद पर भारत खड़ा है। भाई आपका क्या, आपने तो यहाँ आकर एक वो भ्रमण किया है चरागाह की तरह, इस मुल्क में ऐशो आराम कर रहे हैं आप। मैं एक पुराना इंटरव्यू आपका देख रहा था, आप कह रहे थे कि जिस विचार से प्रेरित होकर मैं राजनीति में आया था, 2014 में वो विचार पार्टी का बदल गया। शीर्ष नेतृत्व के 2 बड़े नेताओं ने अपनी विचारधारा में देश की राजनीति को डाल दिया। मैं कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुका हूँ भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का जब 2 रुपए का मेंबर बना था तो वो जोर से कहते थे, व्यक्ति से बड़ा समाज, व्यक्ति से बड़ा दल, दल और समाज से बड़ा राष्ट्र। क्यों नहीं बोलते हो? आप ही तो उस महिमा मंडन का हिस्सा बने हुए हो। मोदी मोदी मोदी, पूरे मुल्क में नहीं दुनिया में इतना बड़ा व्यक्ति का महिमा मंडन, और उस महिमा मंडन से भ्रम पालकर व्यक्ति ये कहने की चेष्टा कर ले कि अब मुझे कभी कभी लग रहा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी मैं भगवान का अवतार हूं। ये स्थितियां इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और भारत को चलाने वाला, जिस पर भारत भरोसा करके प्रधानमंत्री बना दे, वो इस प्रकार की कपोल कल्पनाओं में जीना शुरू कर दे कि मैं शायद अवतारी पुरुष हूं, देश का सुखद भविष्य नहीं होगा इस तरीके की सोच से। और इसलिए देश को इसमें से बाहर निकलना ही चाहिए, इस भ्रम में से। हमारे यहाँ ईश्वरीय अवतारों की एक अद्भुत महत्ता रही है, और आप उनके जीवन मूल्य, आदर्श जो भगवान रामकृष्ण के रहे हैं, जिस पर ये मुल्क चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट है, इस हजारों लाखों सालों से इस मुल्क का कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन रहा उनका जीवन मूल्य। आप उनका व्यापार करके और कहाँ भ्रम में डाल रहे हो देश को? वो आइडियोलॉजी, वो आदर्श नहीं आपके पास। जिनके पास आइडियोलॉजी और आदर्श होते हैं उनमें मानवीय संवेदनाएं होती है। 10-10 लाख के कोट नहीं पहनते, वो 6,500 हजार करोड़ के हवाई जहाजों में नहीं घूमते। उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि 239 करोड़ के पहले बजट से भारत को जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा किया है, और यहाँ तक पहुंचा दिया कि मैं 6,500 करोड़ के चार्ज में घूम रहा हूँ। देश को समझना होगा। मुझे नहीं लगता कि इनकी समझ में कोई बात आने वाली है। देश की बात रही, प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक नारा दिया था, नहीं सहेगा राजस्थान। जिस तरह की अखबारों में खबरें हैं इस समय और तमाम तरह की चीजें हैं, अब क्यों सह रहे हैं मुझे बताइए ना। बीजेपी ने दिया था नारा, बीजेपी का एजेंडा चल रहा है क्या? यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी राज चला रही है भाई। यहाँ तो एजेंडा चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी क्या नाम, सुधांशु पंथ राज है, कोई बीजेपी राज है क्या? तो पंथ राज, पंथ उत्तरदायी थोड़ी है, उन्होंने कोई जवाबदेही थोड़ी है उनकी, कोई एजेंडा अप्लाई करने के लिए उन्होंने कोई भरोसा दिया हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, और सरकार का एजेंडा अप्लाई करना CS की जिम्मेदारी है। अब CS तो आज की तारीख में सरकार से ऊपर है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। है क्या मुख्यमंत्री की हैसियत जो चीफ सेक्रेटरी को डिक्टेट कर सके? ब्यूरोक्रेसी बेलगाम, नीचे तक खुला टेररिज्म हो रहा है प्रशासन का, पुलिस का। कोई विरोधी विचारधारा का व्यक्ति है तो कानून टूट पड़ता है, और सत्ता पक्ष का व्यक्ति है तो कानून की आंखें बंद हो जाती है।
ये न्याय की अवधारणा नहीं है भाई। राजस्थान और हिंदुस्तान की ये परंपराएं रही नहीं। हमने तो देखा है कभी कि भगत सिंह जी के राज में कोई गलत बात आकर उनको कन्विंस करते थे और प्रशासन तक वो बात रिफ्लेक्ट होती थी, तो कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री को भी ये कहता था, सॉरी सर ये गलत है, आपके पास गलत प्रेजेंटेशन आया है। ये ब्यूरोक्रेसी देखी हमने तो। और तब भगत सिंह जी कन्विंस होते थे, सामने कहते थे कि आप मुझे गलत कन्विंस कर रहे हो, पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस विषय में दूसरी जानकारियां। आज तो ब्यूरोक्रेसी जो कर रही है वही फाइनल है। मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए सुखद स्थितियां नहीं है। प्रजातंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार उसकी जवाबदेही है और उसको ही अपने नियंत्रण में शासन की व्यवस्था चलानी चाहिए। दिल्ली का आक्षेप किस बात का? दिल्ली और आप एक विचार के उपलब्ध हो सकते हैं। डबल इंजन की सरकार का है कि डबल इंजन की सरकार? दिल्ली के प्रतिनिधि के नाते सुधांशु पंत की सरकार। कितने नंबर देंगे 18 महीने के कार्यकाल में? और मुख्यमंत्री जी को किस तरह की सलाह देना चाहिए? 0 0 0 0। मुख्यमंत्री को सलाह दूंगा, आप राजस्थान के बिरले और सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि पहली बार आपने तो एमएलए बनने की कल्पना की होगी, आप मुख्यमंत्री बन गए। जहां से काटो संवेदनाएं टपकनी चाहिए राजस्थान की। मुझे सौभाग्य भी मिला है और ये अवसर भी मिला है, तो मैं सारा जीवन, मेरे ब्लड का एक एक कतरा इस राजस्थान और समाज के लिए समर्पित कर दूंगा। तो मुझे दिल्ली ने बनाया, दिल्ली के प्रति लॉयल्टी बनाए रखना, और दिल्ली चाहती है वो वैसा आचरण बनाए रखना। ना, दिल्ली ने नहीं बनाया, वोट राजस्थान ने दिया है। दिल्ली ने तो उस मेजोरिटी का दुरुपयोग किया है। जिस तरीके से देश में वातावरण चल रहा है कि अब वोट पार्टियों को मिलता ही नहीं, ये मोदी को मिलता और मोदी साथ चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिर क्या ये जो लोकतंत्र की विकेंद्रीकृत व्यवस्था जो है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, संविधान कहता है ना, अब तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का, ताकत का जो विकेंद्रीकरण है वो तो खत्म हुआ गया। तो 2-3 हाथों में पूरा देश चल रहा है। गुजरात में लोग कहते हैं मुख्यमंत्री की हैसियत कुछ भी नहीं है, मध्य प्रदेश में कहते हैं कुछ भी नहीं, उत्तराखंड में कोई कुछ भी हैसियत नहीं। तो आखिर आप क्या चाहते हो कि आप दिल्ली में बैठकर आपको कोई, क्या बोलूंगा मैं, कोई अद्भुत और अदृश्य शक्तियां हैं आपके पास कि दिल्ली का राज भी चला लोगे और प्रदेशों का राज भी चला लोगे? मुझे तो कुछ इसके पीछे कोई हिडन एजेंडे लगते हैं। कैसे शोरा समेटा जा सकता है, प्रदेशों को भी उनका दोहन कैसे किया जा सकता है, सरकारों को आइडल बना दो और सब कुछ अपने हिसाब से कर डालो। भाई बहुत गंदा खेल है। जब लोकसभा चुनाव में आपने कोटा चुनाव लड़ा, बहुत रोचक मुकाबले में, नजदीकी मुकाबले में आप चुनाव हार गए। आगे की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? पंचायत चुनाव में क्या स्थितियां होने वाली? कोई राजस्थान में एक आदमी है जो ये कह दे प्रहलाद बुंदेल चुनाव हार गया। मेरा और ओम बिरला का तो मुकाबला ही नहीं था। सारी सरकार और जो जनता से दोहन किया हुआ सारा धन बेजा इस्तेमाल। और मैं इस पर भी कई बार सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ, विश्व गुरु बनने का सपना दिखाने वाले लोगों, तुम सत्ता के लिए लोगों का ईमान खरीदने की चेष्टा करो। वोट ईमान है, भरोसा है। आलू भिंडी थोड़ी जो सब्जी मंडी में अधिक दाम देके खरीद लाओ। जिस समाज में ईमान बिकने लग जाएगा, विश्वास और भरोसे का सौदा होने लग जाएगा, वो समाज ही गिर जाएगा। आप तो अपनी सत्ता के लिए समाज को गिरावट के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं समझता हूं देश धोखे में है कि आप कोई आदर्श चरित्र के व्यक्ति है और जब 2-4 जब नतीजा निकालेगा ना मुल्क आपके शासन का, तो नतीजे का नाम 0। आप जीते, भारत हारा। क्या आप लिख लीजिए, प्रहलाद बुंदेल कह रहा है इस बात को। प्रहलाद जी, वहाँ नरेश मीणा को लेकर काफी इस समय सियासत में चर्चा, और आप मुखर होकर उस समय जेल से रिहाई की मांग नरेश मीणा कर रहे थे। वो जेल से बाहर आ गए और 21 तारीख को हाड़ौती से जनक्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उसको। जनक्रांति यात्रा निकाल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। वो तो नरेश ही बताएगा, वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो। मैं अभी इस वक्त उसको इतनी शुभकामनाएं दूंगा। कल जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कोटा में 4 जिलों में, हाड़ौती के 4 जिलों में 4 लोगों का राज है और उस राज को खत्म करने के लिए अब मैं सड़कों पर लड़ाई लड़ूंगा। जब मैं प्रहलाद जी के साथ लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहा था तो बीजेपी ने मुझे भी खरीदने की कोशिश की थी और
बीजेपी के मंत्री ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का न्योता दिया था। कह रहा तो उसमें सच्चाई होगी, मेरे चुनाव में काम किया है नो डाउट, इसीलिए मैं पार्टी लाइन से ऊपर हटकर ये तय करके कि मैं नरेश के पक्ष में बोल रहा हूँ तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, बोला। और अब वो बाहर है, स्वतंत्र है, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तय कर रहा है, तो मैं तो बस उसको शुभकामनाएं दे पाऊंगा कि अगर कोई मकसद लेके वो निकला है तो ईश्वर उसको कामयाबी दे। वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु प्रहलाद बुंजल है और भगत सिंह जैसे और तमाम जो महान विभूतियां देश की रही हैं उनको पढ़ने की प्रेरणा मुझे प्रहलाद बुंजल जी से मिली। उसका बड़प्पन है, अगर ये सोचता है तो मैं तो बड़प्पन ही कहूँगा। मैं इतना कोई सामर्थ्यवान आदमी हूँ नहीं कि कोई मुझे अपना गुरु कहे, पर अगर किसी को मेरी कोई बात अच्छी लगी और उससे इंस्पायर हुआ है और वो अपना भाव प्रकट कर रहा है तो मैं उसका बड़प्पन ही कहूँगा, नहीं कह सकता कोई सलाह, क्योंकि जिस तरह के गुस्से में उन्होंने वो थप्पड़ कांड किया था, तो आगे की राजनीति में और आगे के भविष्य में उसके लिए कोई सुझाव? वो सलाह मैं आपके मीडिया पर नहीं दूंगा, कभी वो मेरे पास आएगा, बात करेगा, जो मुझे उचित उसके हित में होगा वो सलाह जरूर मैं उसको दूंगा। तो ये थे हमारे साथ प्रहलाद बुंजल जी, जिन्होंने देश की राजनीति को और प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था पर हमसे बात की। साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान के भविष्य पर भी चिंता जाहिर की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये नसीहत भी दी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और आम जन और गरीब के लिए जो काम है उन पर ध्यान दें और धरातल पर काम की जो दिशा है उसको तय करें। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।